ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी 1 मिनट के लिए। तब तक हम प्रीवियस को देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले बताओ मुझे क्या पढ़ा था पहला लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था बोलो? डेफिनेट, मैक्सिमा, डेफिनेट, रियल पढ़ा था और मैक्सिमा मिनिमा। डेफिनेट इंटीग्रल्स। अच्छा ये बताओ मैक्सिमा की कंडीशन, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या थी? मैक्सिमम जब जीरो की मिनिमा, एंड जब स्मॉलर देन जीरो होता है तो वो मैक्सिमा होता है। d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? मिनिमा। बेटा मिनिमा होगा, मिनिमा। तो फंक्शन आपका मिनिमम होगा। और सिमिलरली d2y अपॉन dx स्क्वायर आपका लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है, तो क्या होगा? मैक्सिमा। फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे। तो ये हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन था। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th 12th, जब तक आप नीड दोगे तब तक ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, ये मान लो। तब तक आपको इस चैप्टर का यूज होने वाला है हमेशा। जब भी आप 11th में तो रहेगा ही, जब आप 12th पढ़ोगे ना वहां पे भी हम फॉर्मुलों में बताएंगे वेक्टर सम कर रहे हैं, इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वेक्टर की फॉर्म में ये कर रहे हैं, वेक्टर की फॉर्म में वो कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड है ना, इसको आप बहुत बार पढ़ोगे, बहुत बार। इसीलिए इस चैप्टर पे हमेशा ध्यान रखें, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटी, यूज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन अपना डेली प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में क्या कहाँ कहाँ यूज करते हो वेक्टर क्वांटिटीज को। टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे, यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। और हम देखेंगे आज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा जल्दी से, जो कि लास्ट क्लास का रिकॉल होगा। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस एक्स माइनस कॉस माइनस कॉस एक्स होता है। माइनस सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। फर्स्ट डेफिनेट है -1 माइनस वन, दो का -1 आया, किसी का +1 भी आया है। हाँ पूर्वा बोलो। -1 शिवांशी सर -1 ओके। देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस के कॉस एक्स, और आपका 0 से π/2। आप देखोगे माइनस के कॉस, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस के कॉस π/2 माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, यही करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट में माइनस के कॉस 0, ये आएगा कि नहीं? क्योंकि देखो ये माइनस तो इसमें है, और एक माइनस फॉर्मूले लोअर लिमिट लगाते हैं उस टाइम पे भी आता है। तो आप देखोगे cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 0 होती है बेटा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी 0 होती है। तो आप देखोगे 0 माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 आया, 1 आया, वो भी प्लस। आंसर जिनका -1 आया था वो सोचो अपने क्या गलती की थी। अब e की पावर 5x का बताओ जरा, एंट्री क्या होगा e की पावर 5x का? e⁻⁵ अपॉन 5। ओके, और किसी का? और कोई बताना चाहिए? यस, संतोष शर्मा, वेल डन। e5x अपॉन 5, e5x अपॉन 5, बिल्कुल यही होगा आंसर। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर 5x, देखो इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5 + 6, +6। क्या आंसर होगा आपका? अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब
द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन अवर डेली लाइफ में वेक्टर क्वांटिटी की आपको इंपॉर्टेंस बताते हैं पहले। अच्छा, मान लो आपसे बोला जाए कि आपको 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से दौड़ना है, क्या ये इंफॉर्मेशन काफी है? हम दोनों साथ में बैठे हैं, मान लो इस चौराहे पे बैठे हुए हैं, मान लो इस चौराहे पे कोई बंदा बैठा है, इससे बोला जाए कि 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ना है इसको, ये बच्चा है, चलो इसको छोड़ो, इसको मैंने बोला कि आपको 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ना है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? कौन सी डायरेक्शन? यस, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ये सोचेगा इधर जाना है या ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, किधर जाना है भाई, मुझे किधर जाना है। तो यहाँ पे आपका रोल आता है वेक्टर क्वांटिटी का, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 20 क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें बताई जाएं, उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अगर मैं इस बंदे को बोलूं कि भाई तुम्हें 20 किलोमीटर जाना है, किधर जाना है 20 किलोमीटर, बोलूं कि इसका स्कूल यहाँ से यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, भाई 10 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इधर भी हो सकता है। जब तक मैं इसको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दूंगा, क्या ये अपने स्कूल पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। इसका मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, ये समझ में आ गया आपको? एक और चीज, यहां से मान लो एक और एग्जांपल, ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हो सकते हैं? अरे बहुत सारे, अरे इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो कि नहीं? Yes, sir. तो देखो, जस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, एक वेक्टर होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 20 आपके घर से आपका स्कूल 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, तो क्या आपको बिना डायरेक्शन बताए हुए आपका स्कूल की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ मैं? नहीं बता सकता ना, ऑब्वियसली नहीं बता सकता। और देखो, जैसे एरोप्लेन्स वगैरह मूव करते हैं ना, वो डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, आप ये छोड़ो। जब मैं आपको काइनेमैटिक्स में स्पेशली फिर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, आज भी पढ़ाऊंगा, उस दिन भी आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों बार में। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे थोड़ी सी काइनेमैटिक्स की, लेकिन यहाँ पे अभी वेक्टर चल रहा है, इसलिए वहां पे वो थ्योरी को हम नहीं छुएंगे। बस अभी यहाँ पे इतना समझो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। क्लियर है इतना कि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है आपको वेक्टर क्वांटिटीज में? डेली लाइफ में डायरेक्शन जरूरी है कि नहीं? जैसे हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको नीट के लिए क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं ना। जितने भी टीचर्स हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के, ये क्या कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, बेटा ये पढ़ो, ये असाइनमेंट करो, ये करो, ये करो। क्यों डायरेक्शन दे रहे हैं? कहां तक पहुंचने की? नीट तक पहुंचने की, है कि नहीं? तो अगर आप डायरेक्शन फॉलो करोगे तो क्या नीट तक पहुंच जाओगे? अगर आप डायरेक्शन फॉलो नहीं करोगे तो आप नीट तक नहीं पहुंच पाओगे, है कि नहीं? अब हम देखते हैं, हमने क्या, आपको याद है यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था हमने? वहां पे फिजिकल क्वांटिटी होती क्या थी? दो टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एक बात बताओ, आपको मास स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। अभी कुछ क्वांटिटीज में से आप अभी टाइम के साथ साथ पढ़ोगे, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए आपको बोला है ना, ये पूरे 12th तक ये चैप्टर चलता ही रहेगा। हर बार हम एक नई क्वांटिटी पढ़ाएंगे, उस टाइम पे बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है।
ये सारी चीजें हमेशा चलती रहेंगी। अच्छा एक बात बताओ, मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, कैसे तू बता सकता है? क्योंकि मास की डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन सर उसकी देखो डायरेक्शन क्यों नहीं होती, देखो आपसे अपनी मम्मा ने बोला कि बेटा ऐसा करो 1 किलो चीनी लेके आओ। डायरेक्शन टुवर्ड्स ग्रेविटी। नहीं वो अलग, वो वेट हो गया ना बेटा, डायरेक्शन टुवर्ड्स ग्रेविटी आपका वेट हो गया। आपसे बोला आपकी मम्मा ने कि 1 किलो चीनी लेके आओ, आपके घर के लेफ्ट में भी एक दुकान है, एक राइट में भी दुकान है ना, दोनों सेम रेट देते हैं, बाकी सारी चीजों को सेम रखते हैं, तो क्या मम्मा ये बोले कि नहीं उसी दुकान से लेके आना? है ना, किसी से भी ले आओ, तो आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं मास से। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि एग्जांपल ऑफ फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये कोई बॉक्स है, मुझे इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाना है, तो क्या आपको डायरेक्शन भी डिसाइड करनी पड़ेगी? पूछोगे सर किधर किधर लगाना है वे फोर्स, इधर लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, या इधर लगाना है, किधर लगाना है फोर्स, पूछोगे कि नहीं? यस सर। या फिर मैं बोलूं इस बॉक्स की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड इस बॉक्स की वेलोसिटी है, तो आपको ये जानने की क्यूरियोसिटी होगी सर किधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है 10 मीटर 10 से, या इधर 10 से कर रही है, या इधर 10 से कर रही है, नीचे तो सरफेस से नीचे कर नहीं सकती। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, जिससे कि आप मान लो इसने बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो क्या ये 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट राइट होगी, सॉरी राइट होगी? वो क्वांटिटी जिनमें आपका स्केलर सॉरी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन किसी को डिफाइन करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो इसको नोटेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, जैसे कि मैं मान लो फोर्स है, मुझे फोर्स को नोटेट करना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसके ऊपर एक एरो लगा दूंगा, ये नोटेशन हो गया मेरा किसका? वेक्टर क्वांटिटी का। जैसे ये ए जो है जहां से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेल, और जहां पे एंड होता है, जहां पे ये एरो होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? हेड। और जिस डायरेक्शन में एरो होता है वो क्या बताता है आपको? डायरेक्शन बताता है। जैसे मान लो एरो की डायरेक्शन ये है, तो आपका जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, या फिर आपको ये डायरेक्शन दे दी तो आपका फोर्स है मान लो, तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। सिमिलर जो इसकी लेंथ जो होती है वो क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। जैसे कि आपसे बोला जाए कि F इक्वल टू F1 बोल दूं मैं 10 न्यूटन, एक है आपका F इक्वल टू 10 न्यूटन और F2 है आपका 2 न्यूटन। आपको इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए बोला जाए और दोनों की डायरेक्शन क्या है? राइट है, राइट डायरेक्शन, राइट हैंड साइड है। दोनों को अगर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे? देखो पहले क्या करोगे, F अगर F2 बड़ा है ना तो थोड़ा F2 आपका ये हो गया, ये हो गया हमारा मान लो F2, और F1 सॉरी F1 है ना, बड़ा है ना F1, यस सर। F1 बड़ा है। और सिमिलरली अगर आपको F2 ड्रॉ करना है तो क्या करोगे? ये क्या हो गया आपका? F2। तो ये जो लेंथ ऑफ द वेक्टर होती है ये क्या बताती है? मैग्नीट्यूड को बताती है। सिमिलरली हमारा जैसे मान लो ए वेक्टर है कोई, इसको हम मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ ए। इसके लिए मैग्नीट्यूड के हम लिखते हैं इसको मॉड ऑफ ए, या फिर मॉड ऑफ, देखो दो तीन चीजें लिखनी पड़ती हैं, ए लिखोगे फिर उसके ऊपर वेक्टर लगाओगे फिर ऐसे करोगे, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। आगे चल के हम इसको कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली हम किससे लिखेंगे? ओनली ए से लिखेंगे। ए का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या फिर मैं अगर फोर्स ऑफ इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या लिखूंगा? एफ लिखूंगा। एफ का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं? देखो सबसे पहले हम देखते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होता है कि वो वेक्टर जो अलोंग द सेम लाइन लग रहे हैं, अलोंग द सेम लाइन लग रहे हो, उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ये लग रहा है, उसके सामने एक पीछे एक और वेक्टर ये लग रहा है, अलोंग द सेम लाइन, देखो इसी लाइन पे जा रहे हैं तीनों, दोनों है कि नहीं दोनों? तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। वो वेक्टर जो अलोंग द सेम लाइन लग रहे हो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर।
और पैरेलल वेक्टर किनको बोलते हैं? देखो पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। याद रखिएगा ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं। कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। कोई कुछ पूछने जरा, हैंड रेज किया है किसी ने? जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकती है। नहीं, हाँ बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अलग अलग। तो वो वेक्टर जो कि आप एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और दोनों के बीच में जो भी वेक्टर्स होंगे उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर मान लो दोनों पैरेलल हैं तो एंगल बिटवीन ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा? दोनों के बीच में थीटा आपका 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। इसीलिए आपको कभी भी क्वेश्चंस में आगे चल के यूज में होगा कि मान लो दो फोर्स आपके पैरेलल ही लग रहे हैं, दो फोर्स आपके पैरेलल वेक्टर की फॉर्म में लग रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि उन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। इसके बीच में 0 डिग्री का एंगल है। सिमिलरली हम थर्ड पढ़ने वाले हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है? देखो आपको कोलिनियर और एंटी पैरेलल दोनों सेम से दिख रहे होंगे, है ना? दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। देखो जो एंटी पैरेलल वेक्टर हैं वो कोलिनियर भी हैं, जो एंटी पैरेलल वेक्टर हैं वो कोलिनियर भी हो सकते हैं, समझे? तो एक चीज दो चीज देखो, एक बच्चे के नाम दो हो सकते हैं कि नहीं? एक बच्चे के दो नाम होते हैं ना, कि स्कूल वाला एक घर वाला, यस होता है ना? सेम टू सिमिलर भी है। वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एंटी पैरेलल एक ही लाइन पे। देखो हर एक एंटी पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं है कि कोलिनियर हो, लेकिन हर एक कोलिनियर वेक्टर ये भी जरूरी नहीं कि हर एंटी पैरेलल हो। देखो क्योंकि कोलिनियर वेक्टर ये भी हो सकते हैं, दोनों अगर सेम लाइन पे है ना तो ये कोलिनियर हो गया, लेकिन ये पैरेलल भी हो जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में आप एंगल देखोगे 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे देखोगे एंगल आपका एंटी पैरेलल में 180 डिग्री। आपका ये भी है, आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे, जैसे एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, ये भी क्या होंगे? आपके एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू ईच अदर हो, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर हो। अगर अपोजिट टू ईच अदर होगी तो क्या 180। देखो एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल दो वेक्टर्स के बीच में एक चीज पहले बता दूं मैं आपको, कि एक मान लो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर आपको अदर कहीं दिया हुआ है कि ऐसे करके दिया हुआ है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मुझे एंगल बताना है। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है? तो इस वेक्टर के टेल को इसके टेल से ही मुझे शिफ्ट करना है और इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। इसको क्या किया मैंने? जस्ट ऐसे कैसे उठा के यहाँ पे रख दिया, और क्या ये ऐसे ही बना हुआ है? बनाए कि नहीं? यस मैंने ना तो ए वेक्टर का एंगल इधर उधर कहीं चेंज नहीं किया, जैसे था वैसे के वैसे ही किया। तो ये जो एंगल होगा इसको हमें बोलूंगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो टेल से टेल मिलाने पे जो भी आपका एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। सिमिलरली आप पैरेलल वेक्टर में देखो, इसके टेल से इसके टेल का मिलाओगे तो देखो इसके ओवरलैप करेंगे, क्या इनके बीच में एंगल 0 होगा? यस सिमिलरली आपके पैरेलल वेक्टर्स में अगर आप टेल से टेल मिलाओगे तो देखो उनके दोनों के बीच में ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, या फिर लोग पाई रेडियन का एंगल बन रहा है। तो उनको क्या बोलेंगे हम? एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। क्लियर? एंटी पैरेलल वेक्टर। यस सर यस अब आता है हमारा क्या? अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? देखो अपोजिट वेक्टर क्या होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट मतलब नेगेटिव, मैग्नीट्यूड में भी सेम होंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड में सेम हो, लेकिन अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। समझ में आ रही है बात? अपोजिट वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड में भी सेम होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या था? ओनली डायरेक्शन अपोजिट ही, मैग्नीट्यूड चाहे अलग हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड अलग नहीं भी हो सकता। तो मैं बोल सकता हूं कि हर एक अपोजिट वेक्टर जो होगा वो एंटी पैरेलल तो होगा ही होगा। यस सर भाई हर एक अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल हो सकता है, लेकिन हर एक एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट वेक्टर नहीं होगा। किसका माई कौन है? जसप्रीत,
माइक माइक ऑफ कर लिया करो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ ना, तब आप माइक ऑफ रखा करो, डिस्टरबेंस होता है। समझ में आ रही बात? Yes, Clear? Yes. Yes, sir. आगे है? ओके, अब हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। फिर से माइक ऑन किया किसी ने? बेटा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आपको अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो, फिर आप ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे। अब हम आते हैं इक्वल वेक्टर पर। जैसे यहाँ पे क्या था, अपोजिट वेक्टर्स था, सिमिलरली होता है इक्वल वेक्टर, लेकिन ये इक्वल वेक्टर होता है इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में होंगे तो इक्वल वेक्टर होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर सिमिलरली आता है आपको जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होते हैं? वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और उनको अगर देखो देखो हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा था? तो जो इक्वल वेक्टर होते हैं ये पैरेलल होते हैं? हाँ हाँ, इक्वल वेक्टर पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में भी सेम होते हैं। ओके सर। सेम डायरेक्शन कब हो सकती है दो वेक्टर्स की? जब वो दोनों पैरेलल होंगे तभी ना होगी सेम डायरेक्शन। यस सर। yes, sir. और मैग्नीट्यूड में भी सेम होते हैं। और देखो ये क्या होता है, Yes, sir. जीरो वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। देखो जीरो वेक्टर बोलते हैं उसी को नल वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि देखो इनको की मैग्नीट्यूड जीरो है। मैग्नीट्यूड क्या है आपका? जीरो। मैग्नीट्यूड जीरो है, और उसकी लेंथ क्या बताती है? वेक्टर की लेंथ क्या बताती है? मैग्नीट्यूड बताती है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आप जीरो लेंथ को कहीं बना सकते हो? नो सर। No, नहीं बना सकते। इसीलिए बोला जा रहा है कि जीरो वेक्टर कैन नॉट रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जीरो वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन करो, जरा क्वेश्चन करो फास्ट। आपके लिए है ओनली 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। 27 हो रहा है। So first 60 degree. ओके, सर सेकंड 75 डिग्री। सेकंड का 75 डिग्री। ओके, मैं Sir, ओके second का 15 degree. Second का 15 degree. थर्ड का सेकंड का 15 डिग्री। Second का. सेकंड का 15 डिग्री। ओके, हाँ यथार्थ बताओ। सर थर्ड का 75 डिग्री। थर्ड का 75 डिग्री। ओके, संतोष शर्मा बताओ आप। मैंने क्या Sir, बताया था? 60, 15 and 95. ओके, मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि आपको टेल से टेल मिलानी है, या फिर Third का ताल से 70. ताल मिला, या फिर आपको गाना याद है, ताल से ताल मिला। Yes, sir. हाँ, तो वही करना है इसमें। टेल से टेल याद नहीं आ रही तो ताल से ताल मिला दो। कुछ कुछ आंसर सही है लेकिन कुछ आंसर गलत है अभी भी। देखो ये आपका क्या है, ए वेक्टर को देखो फर्स्ट, जैसे हम देखें फर्स्ट में क्या, ए एंड बी के बीच में निकालना है, ए एंड बी वेक्टर के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बनाना है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मान लो हॉरिजॉन्टल है आपकी एक्स एक्सिस, और यहां से आपका ये है ए वेक्टर, यही है ए वेक्टर जो कि एंगल बना रहा है 30 डिग्री, यही है। अब Yes, मुझे sir. बी वेक्टर बनाना है, बी वेक्टर बनाना है, तो आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ बना रहा है, एक्स एक्स तो दोनों की सेम है ना, Yes, sir. सेम डायरेक्शन। Yes, sir. क्या मैं बी वेक्टर को ऐसे बना सकता हूँ?
ये क्या हो sir. गया, बी वेक्टर हो गया। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 60 degree, sir. 60 क्या हो गया मेरा? 60 डिग्री। 60 degree. कुछ लोगों का सही था ये, कुछ लोगों का गलत भी था। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड वाले में क्या हुआ कि आपका बी और सी के बीच में बताना है। बी वेक्टर आपका ऑलरेडी ऐसे है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और बी वेक्टर ये है आपका, ये क्या आपका बी वेक्टर है। ये एंगल क्या है ये वाला बी के लिए? 30 डिग्री। 30 degree. 30 डिग्री है। अब सी वेक्टर को बनाने के लिए मुझे, सी वेक्टर मेरा क्या है, इसी एक्सिस से मेरा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसी एक्सिस से 45 डिग्री का क्या मेरा ये सी वेक्टर होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे दोनों के बीच का एंगल चाहिए, दोनों एक्सिस बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तो क्या ये वाला एंगल, देखो ये टोटल एंगल मेरा यहां से यहां तक है मेरा 45, और मुझे चाहिए कितना, चाहिए कितना, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। क्या ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं बोलूंगा कि 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री? Yes, Yes. sir. Yes, sir. बताऊं ना मेरा क्या आया, क्या आया, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। 15 15 डिग्री। degree. ये कुछ ही लोगों का सही आया था। अब हम थर्ड को देखते हैं। 70. देखो थर्ड में क्या है, आपको क्या चाहिए, सी और ए के बीच में। तो ए को बना लेते हैं पहले। 75. ए वेक्टर आपका, ये आपका एक्स है और ये आपका ए वेक्टर, और दूसरा क्या है, सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर को येलो से बना लेते हैं जरा। सी वेक्टर भी एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। 5. ये आपका सी वेक्टर है, ये आपका 45 डिग्री है। ऊपर वाला एंगल था आपका कितने पे, 30 डिग्री पे। तो देखो यहां से ए और सी वेक्टर के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो क्या आएगा आपका 30 प्लस 45, यानी कितना आया? 75. 75. आपका थर्ड ऑप्शन। इसमें सेकंड में सर माइनस कैसे है सर? माइनस देखो देखो माइनस, हाँ बताता हूँ, एक मिनट। हाँ देखो ये एंगल पूरा क्या है मेरा 45 है, ये वाला एंगल एक्स एक्सिस सी वेक्टर, एक्स एक्सिस से सी वेक्टर का एंगल मेरा 45 डिग्री है। और ये छोटा सा एंगल यहाँ पे बताता हूँ, चलो ये आपका, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक है। और यहां से लेके ये टोटल एंगल 45 है। आपको चाहिए क्या, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। अगर तो क्या ये पूरा एंगल 45 है, उसमें से 30 को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा? Yes, sir. 45 माइनस 30। तो समझ में आया कैसे माइनस किया है हमने? Yes. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं यूनिट वेक्टर पर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसमें, देखो पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखा होगा, 10th में ही पढ़ा होगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस। जहां पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है उसको हम लिखेंगे आई कैप से, और जे डायरेक्शन में कोई वेक्टर उसको हम जे कैप से, सॉरी वाई डायरेक्शन में, और के जेड डायरेक्शन में कोई वेक्टर है उसको हम लिखेंगे किसे, के कैप से, ठीक है। आई जे के एक्स वाई जेड, आई जे के क्या बताएंगे, एक्स वाई एंड जेड। वो वेक्टर अगर किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का ही डिवाइड कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया जाए तो हम उसको बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर ओनली डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है। यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 यूनिट, यानी कि हमेशा यूनिट वेक्टर अगर आपको कोई दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और उसका जो वो किस लिए यूज किया जाएगा, ओनली डायरेक्शन बताने के लिए, ओनली डायरेक्शन बताने के लिए। तो हम अगर हमको कभी यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द वेक्टर, जैसे मान लो अगर आपको फोर्स वेक्टर लिखना है, आपको लिखना है फोर्स इक्वल टू
10 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो पता है आपको? 10 न्यूटन और आई कैप, इसको ऐसे लिख सकते हो 10 आई कैप। आगे चल के हम कैसे लिखेंगे इसको? 10 आई कैप बोलेंगे, 10 आई कैप बोलेंगे न्यूटन। तो जो आई है वो क्या है? आई है वो क्या है? डायरेक्शन वेक्टर है, या फिर मैं बोलूं कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है आपका आई, जो कि 10 की डायरेक्शन बता रहा है कि आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है भाई। सर जे भी आ सकते हैं सर इसकी जगह। हाँ, जे के लिए वाई ले करेंगे। अगर मान लो 10 न्यूटन मैंने बोल दिया वाई डायरेक्शन में, मान लो वाई डायरेक्शन में बोल दिया, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम? जे लगा देंगे। सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया कि 10 न्यूटन आपका जेड डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? के। समझ में आ रही बात? यस सर। देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी की है मैंने। एफ फोर्स इक्वल टू, अगर आपको लिखा है 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट, तो जो ईस्ट क्या है आपकी डायरेक्शन बता रहा है, एन क्या आपका न्यूटन है जो कि यूनिट है उसकी, और 5 क्या आपका मैग्नीट्यूड। तो आज से आपको देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो भी टर्मिनोलॉजी आ रही है ना, आपको 9 जरूरी नहीं कि 11th में यूज होने वाली, वो 12th तक आपके साथ में जाएगी। इवन नीट का एग्जाम दे दोगे तब भी आपके साथ में रहेगी, नीट का एग्जाम देने के बाद भी आपके साथ में रहेगी। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको समझ में आया यूनिट वेक्टर क्या हो, किस लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर? डायरेक्शन के लिए। और मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का? 1 हमेशा। और एक्स वाई जेड को हम किससे शो करते हैं? एक्स वाई जेड को यूनिट वेक्टर में आई जे और के कैप से। ओके, ये सारी चीजें हमारी यूनिट वेक्टर के बारे में हुई। और यूनिट वेक्टर को अगर हमें किसी का निकालना है यूनिट वेक्टर, तो हम क्या करेंगे? उसी वेक्टर में जो वेक्टर है उसमें उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोले। मैग्नीट्यूड में आपको बताऊंगा आगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। पहले हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको मैग्नीट्यूड बताऊंगा कैसे निकालते हैं। पहले हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन से क्या समझ में आता है? पोजीशन, a vector which represent the position of a point, position of a point, in magnitude and direction with respect to origin of coordinate system is called position vector। यानी कि आप जैसे मान लो आप कुर्सी पे बैठे हुए हो, क्या जमीन से आप कुछ कुर्सी ऊंचाई पे बैठे हुए होंगे? नहीं, जमीन से आप कुछ ऊंचाई पे बैठे हुए होंगे और किसी दीवार से कुछ डिस्टेंस पे बैठे हुए होंगे। अगर मान लो मैं ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने की कोशिश करूं कि आप मान लो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे आपकी टेबल है और यहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? आप और मैं थोड़ा एक्स वाई जेड एक्सिस बनाने की कोशिश करता हूँ। फील करना इसको, फील आपको फील आ जाएगा अगर तो बहुत अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा एकदम। मान लो ये एक्सिस हमारी इसकी जो रूम की ये वाली एक्सिस है, क्या मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं? क्या मैं इसको वाई एक्सिस मान लूं? और जो अंदर की तरफ है, जो आप ग्राउंड से जितना ऊपर बैठे हुए हो वो पेज के अंदर होगी और आपकी स्क्रीन से बाहर होगी, उसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये आपकी क्या है? जेड एक्सिस है। तो क्या मैं बोल दूं, मान लो कि आप इस डायरेक्शन में कितना चले हो, मान लो कितना डिस्टेंस पे बैठो गेट से, यहाँ पे गेट है आपका, यहाँ पे क्या है? गेट है, और गेट के सामने बैठे हुए हो, तो मैं बोल दूं कि आप यहाँ से मान लो आपकी ये वाली डिस्टेंस है 2 मीटर। क्या मैं बोल दूं कि आप एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर दूर बैठे हो, वाई डायरेक्शन मान लो इतनी दूर बैठे हो इस डायरेक्शन में, तो क्या मैं बोल दूं ये वाली डायरेक्शन आपकी 1 मीटर, और जो वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड थी, वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड थी, वो थी आपकी कितनी? 0.5 मीटर हाइट ऑफ चेयर। हाइट ऑफ चेयर इतनी। तो क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि आपकी जो पोजीशन है वो क्या है? आई कैप में कितना है? आई कैप में क्या बोलूंगा? क्या 2 आई कैप बोलूंगा? 2 आई कैप प्लस जे में कितना है? जे 1 जे कैप
प्लस के में कितना है 0.5। 0.5 0.5 तो ये जो वेक्टर शो कर रहा है, ये जो वेक्टर शो कर रहा है, ये क्या बता रहा है? आपकी पोजीशन बता पा रहा है कि नहीं बता रहा है एग्जैक्टली कि आप रूम में किस जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो, बता पा रहा है कि नहीं? यस सर। यही चीज हमारा ये बोलने वाला है कि पोजीशन वेक्टर, मान लो ये कोऑर्डिनेट है, उसमें ये कोई पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, तो हमारा पोजीशन वेक्टर किस फॉर्म में? इस फॉर्म में हम पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्या हमने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे? यस सर क्या क्लियर हुआ इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से? यस सर। Yes, sir. आप जहां पे बैठे थे मैंने उसी का एग्जांपल दे दिया आपको, जहां पे बैठे थे। आगे बढ़े पोजीशन वेक्टर से। Yes, sir. अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है आपका कि अगर आप एक जगह पे पहले थे, या फिर बोले कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मान लो आप अभी किसी कॉर्नर में बैठे हुए थे, अभी उठ के थोड़ा सा अपने कुर्सी क्या किया, बगल में किसका लिया, तो बगल में जो किसका लिया है, क्या उसका पोजीशन वेक्टर अलग होगा? यस सर। होगा कि नहीं? या फिर आप उठ के बेड पे बैठ गए, उठ के कुर्सी से उठ के बेड पे बैठ गए, तो आपका पोजीशन वेक्टर अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. तो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। या फिर बोले हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of any object या of any point is known as displacement vector। मान लो कि आप इनिशियली यहाँ पे बैठे थे, आपके इनिशियली कोऑर्डिनेट क्या थे? x1 y1 और z1। देखो अभी हम क्या करते हैं कि जो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप जो लिखते थे ना, उसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में जब लिखते हैं तो क्या करते हैं? पहले x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं, फिर z को लिखते हैं। i इसका अंडरस्टूड होता है कि इसके पीछे i j k लगा होगा। तो अगर कुछ भी गायब है, मान लो इसमें से y गायब है मेरा, तो क्या होगा? 0 y होगा। y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तब हम इसको 0। ये समझ में आया? तो हमारा मान लो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था मेरा x1 y1 और z1, फाइनल पोजीशन वेक्टर था मेरा x2 y2 z2। तो दोनों के डिफरेंस को मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलूंगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा? r2 माइनस के r1। ये आपको समझ में आएगा कब? पता है कि r1 प्लस s, r1 वेक्टर प्लस s वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर। ये आपका आएगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। उस टाइम पे आपको ये समझ में आएगा और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको। ठीक है, अभी आप ये समझो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था मेरा? r2 है और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 है। तो देखो प्लस और माइनस हम अभी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी बस इतना जान लो कि एक्स आई कैप वाले में से आई कैप वाला माइनस होगा और जे कैप वाले में से जे कैप वाला माइनस होगा। तो आप देखो r2 को लिखो जरा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये है y2 x2 सॉरी r2 और r1 क्या है आपका? ऊपर देखो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के नहीं x1 हाँ z1 के कैप। ये आपका ब्रैकेट में होगा क्योंकि माइनस आ गया। या फिर मैं बोलूं कि माइनस सबके आगे लगा दूं, इसको हटा दूं, ब्रैकेट को सबके आगे माइनस लगा दूं, माइनस आएगा ना सबके सामने। जब इनको देखोगे तो देखो आई कैप वाले का आई कैप वाले में से माइनस करेंगे, वाई जे कैप वाले का जे कैप वाले में से, के कैप वाले का के कैप वाले में से। तो आप देखोगे x2 माइनस के x1 आई कैप हो जाएगा, होगा? Yes, sir. y2 माइनस के y1 जे कैप हो जाएगा और z2 माइनस के z1 के कैप हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. The difference between final position vector and initial position vector is called displacement vector. क्लियर है? Yes, sir. आपको याद है जब क्लास के स्टार्टिंग में ही
एक पोजीशन ऐसे थी, हम यहाँ से जा रहे, एक एरो ऐसे था, कुछ रास्ते ऐसे करके थे, कुछ रास्ते ऐसे करके थे, कुछ रास्ते ऐसे करके थे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन ये बन रही थी, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Yes. यहाँ की इनिशियल पोजीशन और यहाँ की फाइनल पोजीशन, इन दोनों के डिफरेंस से जो लाइन बनती है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हम देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है भाई? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है, मान लो आपको कुछ एक्स और वाई के बीच में अगर कोई एक्सेस दे दिया जाए तो, अभी तो उसने बोल दिया, अभी तो हमने पढ़ा कि मैं, हमें तो ये तो पता है कि आई जे के कैप में अगर एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर है तो हमको आई कैप के फॉर्म में लिख देंगे, वाई डायरेक्शन के अगर वेक्टर है तो जे कैप में के फॉर्म में लिख देंगे, अगर जेड डायरेक्शन की फॉर्म, जेड डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है तो उसको के कैप की फॉर्म में लिखेंगे। अगर सबके बीच में अगर कहीं भी किसी एंगल पे आ गया तो कैसे लिखेंगे उस वेक्टर को? कोई तरीका है? बिल्कुल है तरीका, बिल्कुल तरीका है। ये चीज याद रखना, आज की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका वेरी 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 मतलब इनफाइनाइट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, इनफाइनाइट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान लो आप, इनफाइनाइट टाइम बोल रहा हूं मैं, इनफाइनाइट टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो अगर कोई भी वेक्टर किन्हीं तो एक्सिस के बीच में है और मान लो वो आपका एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, या फिर अगर वाई एक्सिस से बना रहा हो तो वाई एक्सिस के लिए बता दूंगा, एक्स एक्सिस से भी मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, तो जिस एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होता है उस साइड में आता है उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट, उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट। यानी कि अगर आर वेक्टर है, ये टोटल मेरा आर वेक्टर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा, थीटा आएगा आर कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि साइड नहीं है, क्या मैं इस एंगल को 90 माइनस थीटा बोल सकता हूँ? Yes, Sir. sir. Yes, sir. तो 90 माइनस थीटा वाली साइड है, उस साइड में आएगा इसका आर का साइन कंपोनेंट। क्लियर है इतना? Yes, sir. देखो Yes. इस साइड में आप जिस साइड में एंगल कनेक्ट है उस साइड में कॉस कंपोनेंट, और जहां से दूर है उस साइड में आएगा आपका साइन कंपोनेंट। क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा ओ एम जो है पी एन के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों सेम Yes, sir. दिख रहा है। Yes, sir. सिमिलरली Sir. आपका एन ओ मेरा पी एम के इक्वल होगा, पी एम के इक्वल Yes, sir. Yes, sir. तो देखो आप क्या ट्रायंगल, अगर मैं किसको एक ट्रायंगल ले लूं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूं, इसको ओ एम पी, कौन सा ओ एम पी ट्रायंगल को ले लूं, और अगर यहां से cos थीटा लिखूं, cos थीटा क्या आएगा मेरा? cos थीटा क्या आएगा? cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो थीटा अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब हमारा Sir. cos थीटा क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? Yes, sir. हाइपोटेन्यूज बोलो, हाइपोटेन्यूज कुछ भी बोलो, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? ओ एम डिवाइडेड बाई ओ पी, ओ पी को हमने आर लिख दिया। ओ एम क्या है आपका? ओ एम क्या है? आर cos थीटा है। ओ एम को, या फिर बोलो कि ओ एम को क्या मैं आर cos थीटा लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो आपका यहाँ से, यहीं से देख लो, आर cos ऐसे ऐसे निकाल लो आर cos थीटा, या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो कि ओ एम इक्वल टू क्या आ रहा है आपका? आर cos थीटा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ एम इक्वल टू आर cos Yes, थीटा। sir. Yes, sir. ऐसे अगर आपको ऐसे याद करना है, ऐसे याद कर सकते हो, और नहीं ये सब, क्योंकि आप कितनी बार ट्रायंगल बनाओगे, एक एक क्वेश्चन में 10-10 बार आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना पड़ा करेगा। इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा था कि जिस साइड से चिपका है एंगल उस साइड में कॉस कंपोनेंट, जिस साइड से दूर है उस साइड में साइन कंपोनेंट। सिमिलरली आप ये ले लो लेंथ, ये पीएम लेंथ वगैरह में निकालनी है तो साइन थीटा ले लिया। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, Yes, sir. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है मेरा? पीएम है, पीएम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? आर। तो पीएम अगर मुझे निकालना है क्या मेरा? आर साइन थीटा आ रहा है। Yes, sir. क्लियर है इतना? Yes, अब देखो sir. अगर इस वेक्टर के क्या आ गए? अब दो कंपोनेंट आ गए, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो क्या मैं इस वेक्टर को ये लिख दूं? आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूँ?
Yes, sir. भाई, मैंने आर को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, दो Yes, sir. पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया कि आर कॉस थीटा आई कैप और आर साइन थीटा जे कैप। J cap. अब अभी मैग्नीट्यूड बताऊंगा मैं जैसा। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, जो कि ये चीज हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, वेक्टर लॉ में। तो अभी आप इतना समझो कि इस आर को हमने लिख दिया आर cos थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड भी हम देखने वाले हैं। तो क्या ये यही फॉर्म है कि आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। इसको क्या मैं आर एक्स बोल सकता हूँ? Yes, sir. आर का एक्स एक्स में कंपोनेंट, और इसको क्या मैं बोलूंगा आर वाई बोल सकता हूँ, आर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, याद है आपको, आपको यूनिट वेक्टर याद है? Yes, ए sir. क्या था? ए वेक्टर अपॉन ए। तो ये जो नीचे वाला जो निकालते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर, या फिर आर के लिए ही लिखूं मैं, आर के लिए अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या करूंगा, ये करूंगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका Yes, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं बोलूंगा आर कॉस स्क्वायर, आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। और अगर मुझे ये डायरेक्शन निकालनी है, अगर मुझे ये थीटा चाहिए, तो अगर मुझे किसी में कंपोनेंट दे दिए दोनों और मुझे ये थीटा पूछ लिया, तब क्या होगा? तो स्क्वायर कैसे है सर? क्या तो स्क्वायर कैसे है सर? आप ये फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ओके सर। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है ये। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? टेन थीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स, या फिर टेन थीटा वैसे भी निकाल सकते हो कि टेन थीटा क्या होता है बेटा, बताओ जरा, टेन थीटा क्या होता है? sin theta by Sin वैसे नहीं, साइन थीटा बाई cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, आर, या फिर मैं बोल दूं कि परपेंडिकुलर मेरा क्या आर वाई है, परपेंडिकुलर मेरा आर वाई है। अरे Yes. परपेंडिकुलर Yes, आर sir. साइन थीटा को आर वाई बोलता हूँ, और बेस क्या है मेरा, बेस आर एक्स है। आर वाई अपॉन आर एक्स क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी कर सकते हो, यस सर। Yes, sir. ऐसे भी कर Yes, सकते हो। sir. तो आपको यहाँ कितनी चीजें याद आई? ये क्या है आपका कंपोज्ड फॉर्म है, और ये क्या है रिजॉल्व फॉर्म है। रिजॉल्व मतलब इसको हमने आर को हमने रिजॉल्व कर दिया, आर cos थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो ये रिजोल्यूशन क्या होगा, आपको हमेशा काम आने वाला, हमेशा काम आएगा ये रिजोल्यूशन। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes. Yes. ओके, अब ये क्वेश्चन करो जरा, एक क्वेश्चन कर दो इसमें से, बस एक क्वेश्चन ओनली, फर्स्ट क्वेश्चन कर दो, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन कर दो, बाकी क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। इतना टाइम थोड़ा कम है, इसलिए बाकी क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, और अभी ये क्वेश्चन कर दो बस। Sir, magnitude 2√2. हाँ, मैग्नीट्यूड 2√2 आ गया, ठीक है। यूनिट वेक्टर बताओ तो जरा फिर। ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ बस। देखो R1 वेक्टर का, देखो टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, फिर आप होमवर्क में कर लीजिएगा बाकी दो को, ठीक है। R1 का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, या फिर बोलूं मुझे R1 वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट में आर एक्स का स्क्वायर, सॉरी स्मॉल R1 लिखता हूं मैं, R1 एक्स का स्क्वायर और मेरा R2 वाई का स्क्वायर, R1 वाई का, सॉरी, क्या यही होगा? यस सर। R1 एक्स क्या है मेरा, R1 एक्स से मेरा 2 का स्क्वायर प्लस, और R1 वाई क्या है मेरा 2 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 4 क्या होगा, 8 होगा। 8. यस सर। 8 होगा। क्या मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ से Yes, 4 को अगर मैं बाहर लाऊंगा तो मेरा 2 हो जाएगा 2√2 आ गया आंसर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और अब मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर मुझे देखो Direction. अभी मुझे क्या चाहिए,
मैग्नीट्यूड चाहिए, एंगल चाहिए, हाँ एंगल भी निकाल लेंगे। एंगल अगर मुझे चाहिए तो क्या था मेरा, अगर मुझे θ1 चाहिए तो क्या था, tan θ1, tan θ1 निकालूंगा क्या होगा, r1y डिवाइडेड बाई r1x, यही होगा कि नहीं। y कंपोनेंट क्या है मेरा, y कंपोनेंट क्या है मेरा 2, x कंपोनेंट क्या है मेरा 2, तो क्या आएगा मेरा 1 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। और अब एक बात बताओ, tan θ1 इक्वल टू, tan में 1 वैल्यू किसकी होती है 45, tan 45, तो देखो tan से tan कैंसिल हो जाता है आपका, क्या आ जाएगा θ1 इक्वल टू कितना 45। क्लियर है इतना। अब चाहिए क्या आपको, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकाले हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आपका r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। r1 वेक्टर क्या है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय, और r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका 2√2। देखो अब इन दोनों को सेपरेटली लिख दो, 2/2√2 i कैप प्लस 2/2√2 j कैप। तो क्या यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो अब आंसर क्या आएगा 1/√2 कॉमन ले लो, i प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप, क्या ये आंसर आएगा। Yes, sir. क्लियर है सबको, सबको क्लियर है कैसे हुआ है सॉल्व। ओके जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, जरा ये क्वेश्चन और करके बताओ। A mass of 2 kg lie on an inclined plane as shown in figure. Resolve its weight along and perpendicular to the plane. Along and perpendicular to the plane. Along and perpendicular to the plane. Resolve करना है आपको along and perpendicular to the plane. करो थोड़ा फास्ट करो, 1 मिनट है आपके पास, ओनली 1 मिनट यू हैव। कितना लेंथी क्वेश्चन नहीं है कि आपको 2 मिनट मिले। 2xi कैप और 2yj कैप। 2xi कैप प्लस 2yj कैप, ओके देखते हैं क्या आता है। हमें अलोंग द प्लेन के अलोंग करना है, प्लेन के अलोंग। अब बोल सकते हो कि अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट ये होगा, अलोंग द प्लेन कंपोनेंट ये होगा, ऐसे करके सॉल्व करो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, फ्रीज हो गई है। आपको ही नहीं दिख रही, बाकी लोगों को दिख रही है। Yes, sir. सर दिख रही है सर। बेटा हो No, सकता है sir. आपकी तरफ नेटवर्क का इशू हो सकता है। सर सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ क्वेश्चन ही तो दिखना चाहिए, क्वेश्चन ही तो दिखा रहा हूँ मैं आपको ओनली। सर जो आप लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। लिख रहा हूँ मैं वो नहीं दिख रहा है क्या किसी को, नो सर, नो सर, किसी को भी नहीं दिख रहा है, तो अभी नहीं लिख रहा हूँ ना मैं। अरे अभी मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, इससे पहले लिखा था मैंने, पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखा था। यस सर। अभी मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, अभी तो आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ, अभी लिखा नहीं है मैंने, जो आपको आप देखोगे मैं लिखा ही नहीं कुछ। सर अब लिखूंगा, चलो सोचा ठीक है अब लिख रहा हूँ। चलो देखो ये आपका प्लेन, ठीक है मैं आपको ओनली यही प्लेन बना रहा हूँ, मैं इसको ऐसे थीटा ले रहा हूँ, यहाँ पर ब्लॉक आपका रखा है यहाँ पर। क्या आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो वेट होता है हमेशा अलोंग द ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ग्रेविटी कैसे लगती है, परपेंडिकुलर लगती है, सीधा लगती है कि नहीं। तो मान लो ये 2 kg था, तो क्या मेरा 2 kg यानी कि 2g वेट सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, Yes, sir. लगेगा कि नहीं। ये क्या है मेरा 30 डिग्री का एंगल है, और क्या मुझे यहाँ से अगर परपेंडिकुलर एक्सिस बनाऊं मैं, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस बनाऊं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस बन गई मेरी। तो देखो मुझे एंगल चाहिए ये वाला एंगल क्या होता है, इस एंगल के इक्वल होगा ये वाला 30 डिग्री। कैसे होगा ये मैं बताता हूँ, देखो यहाँ थोड़ा सा अलग से देखते हैं। ये आपकी लाइन है, एक ये लाइन है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या ये लाइन बनेगी,
Yes, sir. ये वाली, ये मान लो PQ लाइन है ये, तो ये लाइन क्या है मेरा PQ है, ये वाली लाइन है मेरी PQ, तो क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? 90 Yes, sir. ये अगर 90 है, ये अगर 90 है और ये 30 है, क्या ये 60 होगा? Yes, sir. हैं? 60 होगा। अब देखो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं, ठीक है, यहां से, अब मैं इस वाले ट्रायंगल को देख रहा हूं PQR, अब मैं PQR को बनाऊं जरा, मैं यहां से, ये मेरा क्या है 60 है, Yes, sir. और ये मेरा कितना हो जाएगा? अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ये बताओ? 45. Excuse me, sir. हाँ हाँ, 20 सर सर। बीच में से आपकी वॉइस कटने लग गई थी, आप एक बार फिर से बता दोगे? ओके ओके ओके, जस्ट वेट, टाइम हो गया। देखो ये एंगल मान लो 30 है, तो इसके ऊपर जो हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बनेगा, और ये किसके परपेंडिकुलर है? ये जस्ट ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। ये जो PQ है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, PQ है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो इस परपेंडिकुलर से वही एंगल बनाएगा जो ये हॉरिजॉन्टल से बनाएगा। क्यों? देखो आपने क्या ये वाला एंगल सिस्टम पढ़ा है? ये वाला जेड वाला पढ़ा है? Yes, sir. ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। Yes, sir. ये पढ़ा है कि नहीं? ये मान लो Yes, थीटा है, sir. तो ये भी आपका थीटा होगा। तो देखो ये लाइन जो है यहाँ पे जेड ही फॉर्म हो रहा है। आपकी ये लाइन है, एक ये लाइन है, और ऐसे करके लाइन, ये जो एंगल है, ये वाली, ये जो परपेंडिकुलर है, इससे ये वाला एंगल वही एंगल होगा जो ये हॉरिजॉन्टल से बना। नहीं है बात समझ में? नहीं है बात समझ में? सॉरी। No, sir. नहीं आई है तो डाउट बताओ मुझे, फिर से बताऊं? नहीं ओके, फिर से बता। पूरा ट्रायंगल बना के बताता हूँ आपको। ये मान लो आपका ये 30 हो गया, ये पूरा 90 होगा, ये पूरा 90 Yes, sir. होगा, ये पूरा 90 होगा, Yes, ये sir. कितना होगा? ये 60 होगा। Yes, sir. ये अगर आपका 60 है, किससे है ये 60? किससे? हॉरिजॉन्टल से है। ये 60 हॉरिजॉन्टल से है कि नहीं? अच्छा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन Yes, है, sir. ये जो लाइन थी PQ, ये PQ लाइन थी, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल ये वाला 60 डिग्री होगा। Yes, sir. तो इसका Yes, sir. वर्टिकल से कितना होगा? वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल 60 है, तो 90 माइनस 60 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? वर्टिकल से, Yes. वर्टिकल से देखो, हॉरिजॉन्टल से अगर आपका 60 है, हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से 60 है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल गिराऊं तो क्या वर्टिकल से 30 होगा कि नहीं होगा? 30, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 30, तो इसी वजह से ये आपका एंगल क्या होता है? 30 डिग्री होता है। तो अब आपका सारा फंडा क्लियर हो गया। यहाँ से क्या होगा? सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस सबको हटाओ, ये अब यहाँ पे ये एंगल आपका आ गया 30 डिग्री। अब इसके दो कंपोनेंट करने हैं आपको, इसके दो कंपोनेंट करने हैं। आपका जो वेट है वो आ गया है नीचे। क्या मेरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सा एंगल है? कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा? 2g cos 2g cos 30, और इधर क्या आएगा? 2g 2g sin 30 sin। Sin समझ में आया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू प्लेन मेरा क्या 2g होगा? cos 2g cos 30, और पैरेलल टू द प्लेन क्या हुआ? 2g cos theta. 2g Sin. Sin 2g 2g sin. पैरेलल टू द प्लेन होगा 2g sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा 2g cos 30। Cos. क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रहोगे। Yes, बहुत sir. इजी है ये, वो क्वेश्चन करा दिया, ये बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी है, और ये आपको दो होमवर्क क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ आज हमने पढ़ा क्या क्या है? जस्ट फास्ट बता दो, जल्दी, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। सबसे पहले फिर क्वांटिटीज पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था सबसे पहले, जिसमें एक स्केलर और वेक्टर पढ़ा था। सेकंड पे क्या पढ़ा था? सेकंड नंबर पे टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? Unit vector. यूनिट वेक्टर पढ़ा था। Solution of vector. उसके बाद क्या पढ़ा था?
उसके बाद क्या पढ़ा था? रिजोल्यूशन। उसके बाद बिल्कुल, ये आज हमने पढ़ा है। और आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? No, sir. ऑल क्लियर है? Yes, sir. ओके, देन अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों। और रिवाइज करके आना। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास, आज की जो क्लास थी वो आपको 11th 12th और जब तक जियोगे तब तक साथ में देगी ये। तब तक आपको स्केलर वेक्टर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी काम आएगा। डोंट वरी, मजाक कर रहा हूँ। यस